स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट, एक सबसे बड़ी फायर ट्रेजेडी इंसिडेंट के बारे में, एक सबसे बड़े ऐसे हादसे के बारे में जब सिनेमा हॉल में मूवी देखने आए लोग, उनकी वो जो फन के लिए, जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए आए थे, उन 59 लोगों की मौत हो जाती है। वो दर्दनाक मौत और उस केस के बारे में आज बात करेंगे। उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी केस, कैसे ये केस जो था वो करीबन 24 से 25 साल चला लगातार, उसमें कई सारी सुनवाइयाँ हुई, कैसे डिले होता रहा। उसके बाद में एक बहुत बड़ा पॉइंट सामने आया कि उस केस में जो अहम सबूत थे उनको टेम्पर किया गया था, उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट फायर ट्रेजेडी इन इंडिया। तो यहाँ पे उस केस के बारे में बात करेंगे, आपको सारी कहानियाँ पता चलेंगी और साथ में उन लोगों की भी कहानियाँ पता चलेंगी जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इस हादसे में खोया था। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो साल था 1973, 1973 में दिल्ली के एक बहुत ही पॉश एरिया, बहुत ही शानदार लोकेलिटी ग्रीन पार्क के अंदर, ग्रीन पार्क एरिया में यहाँ पे एक लैंड को, एक ज़मीन को लीज पर लिया जाता है वहाँ पे ग्रीन पार्क थिएटर्स को बनाने के लिए। ग्रीन पार्क थिएटर को बनाने के लिए एक मूवी थिएटर यहाँ पे बनाना था, उसके लिए लीज पर लिया जाता है। जो ओनर थे इस पूरे थिएटर के, ग्रीन पार्क थिएटर के, वो थे दो भाई जो बहुत ही नामी वेल नोन फैमिली से आते हैं भारत की, गोपाल एंड सुनील अंसल। तो ये अंसल ब्रदर्स जो थे, ये इस ज़मीन के ओनर हुआ करते थे। एक बहुत ही फेमस रियल एस्टेट जो बैरन्स हैं, ये एक तरह से भारत के जाने माने लोग हैं। लेकिन 10 साल के बाद ही करीबन जब ये ऑपरेट होना शुरू हुआ, ऑपरेशनल हुआ ये यहाँ पे 1973 से एक मूवी थिएटर, 10 साल के बाद ही बताया जाता है, जून 1983 की बात है, जब दिल्ली के लाइजनिंग के जो डेप्यूटी कमिश्नर थे, उन्होंने 4 दिन के लिए यहाँ पे सिनेमा हॉल का जो लाइसेंस था इस थिएटर का, उसको सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड कर दिया जाता है उस लाइसेंस को, क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल और सिनेमा का जो लाइसेंस था वहाँ पे कैंसिल इसलिए किया गया कि सेफ्टी प्रॉब्लम्स बताए गए। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, फायर सेफ्टी के प्रॉब्लम्स हैं। ये 1983 में भी यहाँ पे फायर सेफ्टी प्रॉब्लम्स बताए गए थे कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं, इसकी वजह से इसको लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है। कुछ दिन बाद ही बताते हैं, जैसा कि 4 दिन के बाद में लाइसेंस दोबारा वापस मिलता है। इसके बाद ही ये जो चीज़ें चल रही थी, इसके लिए आगे भी कुछ एक्शंस लिए गए। ये सब चीज़ें चलती हैं। इसके बाद मूवी थिएटर जो था, इसका नाम बदल के उपहार सिनेमा रख दिया जाता है। ये जो ग्रीन पार्क थिएटर्स थे उसको रीनेम कर दिया जाता है उपहार सिनेमा। उपहार सिनेमा अब ये बन चुका था। साल 1990 से 95 के बीच में उपहार सिनेमा में कई सारे रेनोवेशंस हुए, रेनोवेशन का वर्क हुआ, और जब यहाँ पे इस पूरी कायाकल्प इसका किया गया, काया पलट किया गया, तो यहाँ पे बताते हैं जो आरोप लगे बाद में कि कुछ अनऑथोराइज मॉडिफिकेशंस कराए गए थे इस सिनेमा हॉल के अंदर। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में ऐसे मॉडिफिकेशंस कराए गए जहाँ पे जो फायर एग्जिट हुआ करते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया था, उन फायर एग्जिट को ख़त्म कर दिया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज़ पर द लॉ भी बहुत ज़रूरी है। जो रेगुलेशंस हैं इंडियन गवर्नमेंट की, जब किसी सिनेमा हॉल को आप बनाते हैं तो वहाँ पे मैंडेटरी चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए। लेकिन ऐसे फायर एग्जिट्स को, कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि जब आग लग जाए तो आप भागेंगे कैसे, उन फायर एग्जिट्स को ब्लॉक कर दिया गया था। साथ में जो पार्किंग का स्पेस था, जो पार्किंग का एरिया था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया था एडिशनल सीट्स के लिए। एक ही जगह पे, जहाँ पे नीचे पार्किंग थी, वहाँ पे कारें भी खड़ी होती थी, जो सबसे नीचे पार्किंग हुआ करती थी, और वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह को भी उधर ही रख दिया गया था, जो बाकी और चीज़ें होती थी। तो ये इस तरह से सिटिंग बढ़ाने के लिए इसमें कुछ अलग-अलग रेनोवेशंस हुए उपहार सिनेमा में। और इसी के साथ में क्या होता है कि रेनोवेशन के बाद उपहार सिनेमा जो था वो बन जाता है उपहार ग्रांड। तो उपहार ग्रांड यहाँ पे बन चुका था। आसपास का जो मार्केट था, जो लोग उस समय, जिनकी वहाँ पे दुकानें हुआ करती थी, शॉप्स हुआ करती थी, वो बताते हैं कि आसपास का मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक तरह से चल रहा था। लोगों के रेस्टोरेंट वहाँ पे खुल रहे थे, नई-नई दुकानें खुल रही थी, शॉप्स खुल रही थी। मूवी देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी लगातार। ग्रीन पार्क क्योंकि एक दिल्ली की प्राइम लोकेशन है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी था ये। पूरी दिल्ली में पॉपुलर हुआ करता था उपहार ग्रैंड सिनेमा। पूरी जगह को, ये जो पूरी जगह थी उस समय, उसको उपहार सिनेमा कॉम्प्लेक्स कहा करते थे। साल 1997 आ चुका था अब ये। रेनोवेशन के बाद 2 साल निकल गए, साल 1997 आ चुका था, और साल 1997 में 13 जून के दिन एक मूवी रिलीज़ होने वाली थी। जेपी दत्ता डायरेक्टर थे, और जेपी दत्ता की वो बहुत ही फेमस फ़िल्म जो शायद आप सभी ने देखी होगी, भारत पाकिस्तान वॉर के ऊपर वो एक मूवी थी जिसका नाम था बॉर्डर। तो सनी देओल उसमें जो थे, सनी देओल थे, सुनील शेट्टी थे और अक्षय खन्ना थे।
काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी थी बॉर्डर। वो रिलीज़ होने वाली थी 13 जून 1997 को इस दिन पर। तो ये ज़ाहिर था यहाँ पे कि लोगों की भारी भीड़ होने वाली है उपहार सिनेमा में इस मूवी को देखने के लिए। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईएएस आईपीएस बनना, तो एक बार जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सारे कोर्सेज़ को ज़रूर देखिएगा, उनके लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आपको ये देखना है कि किस तरह के कोर्सेज़ आपके लिए स्टडी आईक्यू लेकर आया है। वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल स्टडी मटेरियल के साथ में, बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ में आपके कोर्सेज़ हैं, डिज़ाइन किए गए हैं। आप भली बात ही जानते हैं आपको किन चीज़ों की, किन स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है। यहाँ पे स्टडी आईक्यू आपको वो सब कुछ दे रहा है। और यहाँ पे इन अफोर्डेबल रेट्स पर बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए क्या करना है आप जानते हैं। वीजे लाइव ये आपका कोड है। ये कोड आप जैसे ही लगाएंगे उन अफोर्डेबल रेट्स पर भी एक बहुत बड़ा डिस्काउंट पाएंगे। तो आप जैसे ही आप ये कोड लगाएं, अपना एक बड़ा डिस्काउंट पाएं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। हमारी सारी शुभकामनाएं जो हैं वो आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो अब वापस से आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। उपहार सिनेमा में यहाँ पे भीड़ होने वाली थी 13 जून 1997 का वो दिन, जब बॉर्डर रिलीज़ होने वाली थी वो फिल्म। 13 जून की सुबह सुबह लेकिन क्या होता है कि करीबन 6:55 की बात बताई जाती है, 7 बजे के लगभग उपहार सिनेमा का जो ग्राउंड फ्लोर पर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए थे और उनमें से जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर था उसमें आग लग जाती है। अब ये जब यहाँ पे आग लगी तो इसको बुझा भी दिया गया था उस आग को, लेकिन ट्रांसफार्मर जो था उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था उस आग के लगने से। इसके बाद उसी ट्रांसफार्मर को, जो आधा जल भी चुका था, उसमें जो उसके तार थे वो भी कुछ जल चुके थे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाता है और इलेक्ट्रीशियन से जल्दी इस ट्रांसफार्मर को सही कराया गया। करीबन 7:30-8 बजे तक ये मेंटेनेंस जो था वो वर्क चलता है। इसके बाद जो रिपेरेशन जो था, जो रिपेयर कर रहे थे ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रीशियन, उसने रिपेयर यहाँ पे कर दिया था, लेकिन जल्दी से जल्दी जो रिपेयर किया गया था इस ट्रांसफार्मर को, उसमें कई सारी कमियाँ छूट गई थी। क्योंकि अब आज मूवी भी रिलीज़ होनी है, पहला शो था और पहला शो शुरू भी होने वाला था, तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया गया और थिएटर को एक बार फिर से शुरू कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर था उसमें ऑयल सोक पिट ही नहीं था। ये बाद में जो सामने आई हैं बातें, जो सामने आरोप भी लगे, उसके बाद प्रूफ भी मिले कि जो ट्रांसफार्मर था उसमें ऑयल सोकिंग पिट नहीं था, जिसकी वजह से होता क्या कि अगर यहाँ पे कोई किसी तरह से आग लग जाती तो जो तेल होता और जो आग होती, वो तेल पूरे में फैलता आसपास, और आसपास क्योंकि वो फैलता तो बाकी के एरिया में भी आग लगने का खतरा था। ऐसे कई और सेफ्टी मेजर्स थे जिनको यहाँ पे उपहार सिनेमा का जो मैनेजमेंट था वो नज़रअंदाज करता हुआ काफ़ी लंबे समय से आ रहा था। इनमें क्या-क्या चीज़ें थी, क्योंकि यहाँ पे जो फायर एग्जिट्स थे उनको बंद कर दिया गया था। ये और एक और चीज़ सामने थी यहाँ पे कि करीबन 750 लोग जो थे फर्स्ट फ्लोर पे बैठते थे, 250 लोग बालकनी में बैठते थे और इसके ऊपर एक प्राइवेट बॉक्स बनाया हुआ था। उस प्राइवेट बॉक्स में क्या था कि जो भी अंसर फैमिली के या उनके करीबी जो लोग होते हैं, ख़ास लोग होते हैं, उनके लिए खासकर वो बनाया गया था प्राइवेट बॉक्स और वहाँ पे जाके वो बैठते थे। लेकिन इस प्राइवेट बॉक्स को जो रेनोवेशन में बनाया गया था, इसकी वजह से भी वहाँ पे एक जो फायर एग्जिट था, उसको बंद कर दिया गया था, वो भी यहाँ पे बंद हो गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे खामियाँ थीं। इसके अलावा ना कोई एग्जिट लाइट थी, ना ही कोई इमरजेंसी लाइट थी पूरे हॉल के अंदर। ऐसे कई सारी खामियों के साथ उपहार सिनेमा यहाँ पे लगातार अपना रन कर रहा था और आज भी ये रन इसी तरह से करने वाला था। तो अब 13 जून 1997 को इसी शाम लोग अपने घर वालों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, करीबियों के साथ में ग्रीन पार्क स्थित इस उपहार सिनेमा में मूवी देखने के लिए पहुंचते हैं बॉर्डर। मूवी देखने लोग पहुंचे। इन्हीं लोगों के अंदर दिल्ली के कुछ और परिवार थे, जिनमें आपको उनमें से कुछ परिवार के बारे में हम बताएंगे। दिल्ली के सत्यपाल सुदान जी, उनका परिवार यहाँ पे इसमें शामिल था। सत्यपाल सुदान जी जो थे वो अमेरिकन एम्बेसी में काम करते थे। घर में जो 7 उनके मेंबर्स थे, उन 7 लोगों में ये जो सारे के सारे 7 लोग थे, इंक्लूडिंग उनकी 1 साल की जो पोती थी, वो भी यहाँ पे इनका परिवार उस दिन उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म देखने के लिए गया हुआ था। तो ये यहाँ पे इनका सुदान जी का परिवार था। इसके अलावा एक और परिवार था मोहनलाल जी का। मोहनलाल जी IIT दिल्ली में एडमिन डिपार्टमेंट में काम करते थे। आज उनका जन्मदिन भी था, 13 जून का वो दिन जो था। 50 साल के वो हो चुके थे और उनका जो बेटा था 21 साल का, विकास सहगल। तो विकास के बारे में बताते हैं कि विकास अपनी जो बीकॉम ऑनर्स था वो कंप्लीट कर चुका था और साथ ही साथ में उसी सुबह विकास ने मोहनलाल जी से 250 रुपये लिए थे। 250 रुपये लिए थे। इसके बाद मोहनलाल जी अपने ऑफिस चले गए थे, दफ्तर चले गए थे। विकास इसके बाद अपने एक दोस्त के साथ में, हिमांशु जैन, जो उनके कॉलेज फ्रेंड हुआ करते थे, उनके साथ में उपहार सिनेमा जाते हैं बॉर्डर मूवी देखने उस शाम को।
क्योंकि हाउस फुल था, टिकट सारे के सारे बिक चुके थे, तो पास में बताया जाता है कि ब्लैक में कोई शख्स टिकट बेच रहा था, उससे उन्होंने टिकट लिए और उसके बाद में वो भी मूवी के लिए यहाँ पे चले जा चुके थे शाम के समय। एक और परिवार इसमें शामिल था, नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति का। नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति, उनके दो बच्चे जो थे, एक 17 साल की उन्नति थी और एक 13 साल का उज्जवल था। ये दोनों बच्चे भी इस दिन बॉर्डर देखने के लिए जाने वाले थे शाम को, उनका भी ये प्लान था। अब शाम होती है, मूवी शुरू होती है, लोग देखने के लिए आए हुए थे, फुल हाउस था। इसकी वजह से क्या था कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि एग्जिट डोर्स जो थे वो उपहार मैनेजमेंट ने, उपहार सिनेमा के जो काम करने वाले, उन लोगों ने यहाँ पे बाकी जो एग्जिट डोर्स थे वो भी बंद कर दिए थे, जहाँ से बाहर निकला जा सके या वहाँ से जहाँ से अंदर घुसा जा सके। ऐसे डोर्स को, ऐसे दरवाज़ों को लॉक कर दिया गया था, जिससे कि बाकी जो लोग हैं उनको रोका जा सके जिनके पास टिकट नहीं है और वो अगर घुसना चाहें तो, कोई छुप के अगर घुसना चाहे तो। इसकी वजह से मूवी यहाँ पे चल रही थी, मूवी शुरू हो चुकी थी, लेकिन करीब 5 बजे की बात बताई जाती है, शाम को 4:55 का वो समय बताया जाता है कि जब ये जो ट्रांसफार्मर जो सुबह ख़राब हुआ था उसी दिन, उसमें एक बार फिर से आग लग जाती है। ये आग ये इसलिए लगी थी क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन ने रिपेयर किया था उस केबल को, तो वो केबल जो थी वो लूज़ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे स्पार्किंग होती है उस केबल में, उन तारों में, और उन तारों में स्पार्किंग की वजह से यहाँ पे आग लग जाती है। आग लगती है, अब क्योंकि ऑयल सोक पिट थी नहीं उस ट्रांसफार्मर के अंदर, ये बहुत बड़ा एक खामी थी, एक कमी थी, जिसको निगलेक्ट किया गया, जिसको नहीं नज़रअंदाज किया गया, जिसको देखा नहीं गया। इसकी वजह से, ऑयल सोक पिट ना होने की वजह से तेल जो था वो आसपास फैलने लगता है। करीब 1 मीटर की दूरी पर ही पार्किंग भी उसी जगह को बना रखा था, पार्किंग भी वहीं थी, ट्रांसफार्मर भी वहीं रखे हुए थे, तो 1 मीटर की दूरी पर ही बताते हैं कि कारें खड़ी हुई थी, बहुत सारी जो कार्स खड़ी थी, उन कारों तक ये तेल पहुंच जाता है, वहाँ पे आग लगना शुरू हो जाती है। नीचे पार्किंग जो थी बुरी तरह से जलने लगी। पार्किंग बुरी तरह से जब जलना शुरू हुई, ऊपर की तरफ ये धुआं उठने लगा, आग भी ऊपर उठने लगी, और नीचे पार्किंग जो थी जब ये जल रही थी, तो अब ये जो स्मोक था, जो धुआं था, वो सिनेमा हॉल में एंटर करने लगा। अचानक से जब ये सिनेमा हॉल में एंटर किया, नीचे ट्रांसफार्मर क्योंकि फूक चुका था, तो यहाँ पे लाइट भी जा चुकी थी, जो पावर था वो कट हो गया, अचानक से पूरे में अंधेरा छा गया। लोग इसकी वजह से हॉल से बाहर निकलने में असमर्थ थे, लोग यहाँ पे बाहर निकल नहीं सकते थे। हुआ क्या कि ना ही अब यहाँ पे एग्जिट लाइट थी, ना ही इमरजेंसी लाइट थी, और ना ही जो उपहार सिनेमा का मैनेजमेंट था, उन्होंने आग लगने के बाद लोगों को ये बताया कि यहाँ पे आग लग चुकी है, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ये भी यहाँ पे नहीं बताया गया। जो लोग थे ग्राउंड फ्लोर पर जो बैठे हुए थे, जो लोअर फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए थे, सबसे पहले उन लोगों को ये जो धुआं था और ये जो आग की गर्माहट थी ये महसूस हुई। उन लोगों में यहाँ पे भगदड़ मच गई। ये जब नीचे भगदड़ मची, क्योंकि लाइट चली जा चुकी थी, कोई पावर थी नहीं, तो भगदड़ की स्थिति बनी, और इसके वजह से जो नीचे लोग बैठे थे 750 लोग, वो यहाँ पे निकल जाते हैं। वो 750 लोग यहाँ पे सब पूरी सक्सेसफुली यहाँ से निकलने में, भागने में समर्थ थे, वो यहाँ से भाग जाते हैं। इसके साथ ही जो बालकनी में बैठे हुए 250 करीबन लोग थे, बताते हैं कि वो लोग यहाँ पे अकेले ऐसे थे जो कि बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि उनके पास कोई एग्जिट का रास्ता नहीं था। नीचे से आग लग रही थी और नीचे जो एक एग्जिट था वो बुरी तरह से जल रहा था, तो ये लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। अब करीबन आधे घंटे बाद उपहार सिनेमा का जो मैनेजमेंट था वो यहाँ पे फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। दिल्ली फायर ब्रिगेड में यहाँ कॉल किया जाता है। ट्रैफिक की वजह से उस समय पे फायर ब्रिगेड जो थी उसने करीबन 40 मिनट का समय लिया आने में। ये 40 मिनट का समय बीतता है, फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई जाती है। करीब 7 बज चुके थे इस समय तक, शाम के 7 बज चुके थे, और उस समय उपहार सिनेमा में आए हुए जो बॉर्डर मूवी देखने के लिए जो लोग आए थे फिल्म देखने के लिए, उन लोगों में से 59 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई थी। 59 लोगों की यहाँ पे मौत हुई सफोकेशन से, दम घुटने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और इसी के साथ करीब 103 लोग बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हुए थे। इसमें 103 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए, घायल हुए। करीबन 28 परिवारों ने उस दिन अपने खास, अपने करीबी लोगों को खो दिया था। इन परिवारों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके बारे में हमने आपको शुरुआत में इस वीडियो के बताया। पूरी दिल्ली में और देश भर में, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ये खबर फैल चुकी थी कि उपहार सिनेमा में आग लग चुकी है, बॉर्डर फिल्म देखते समय लोगों की जलकर इस तरह से मौत हो चुकी है। ये सारी चीज़ें जब न्यूज़ पे भी चल रही थी, तो सत्यपाल जी, जिनके बारे में हमने आपको बताया, सत्यपाल जी के घर के जो 7 लोग वापस नहीं लौटे थे इस समय तक, सत्यपाल जी को डर लगने लगा, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ में ये देखा था कि एम्स में, न्यूज़ में ये आ रहा था कि एम्स में 12 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ जो हैं
वो रखी हुई हैं। तो अनआइडेंटिफाइड जो 12 बॉडी थी उनको देखने के लिए सत्यपाल जी ने अपने एक रिलेटिव को यहाँ पे भेजा एम्स में। एम्स में जब उनके रिलेटिव गए तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना खौफनाक वो मंजर होगा कि एक दो नहीं, उनके परिवार के 7 लोग उन 12 डेड बॉडीज़ में शामिल थे। उनके परिवार के 7 लोग यहाँ पे उन डेड बॉडीज़ में शामिल थे। उन सभी की यहाँ पे बहुत ही दर्दनाक कहा जाए ये जो मृत्यु थी वो हो चुकी थी। सत्यपाल जी का घर क्योंकि उतना बड़ा नहीं था कि 7 डेड बॉडीज़ को वहाँ पे रखा जा सके, तो इसकी वजह से बताया जाता है कि वो उन डेड बॉडीज़ को सीधा जो मेहरौली है पास में, मेहरौली के शमशान घाट ले जाते हैं, शमशान ले जाते हैं और वहाँ पे जाके उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये वो दिन था सत्यपाल जी के लिए जब उनका पूरा परिवार जो था वो एक तरह से ख़त्म हो चुका था। इसी के बाद इधर आईआईटी दिल्ली में काम करने वाले जो मोहनलाल जी थे, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि उनका बेटा जो था विकास, वो मूवी देखने के लिए गए हुए थे। तो सत्यपाल जी जब यहाँ से अपने कॉलेज से आईआईटी दिल्ली से काम करके वापस आ रहे थे, रास्ते में उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम मिला, बहुत ज़्यादा इस तरह का जाम लगा हुआ था कि रोडों को ब्लॉक भी करके रखा गया था। तो उन्होंने पास में ही एक आदमी से पूछा कि क्यों इस तरह का जाम लगा हुआ है। तब उस आदमी ने उन्हें बताया कि उपहार सिनेमा जो है ग्रीन पार्क में, वहाँ पे बहुत बड़ी आग लग चुकी है, वहाँ पे लोगों की जान चली जा चुकी है। मोहनलाल जी यहाँ पे घर पे आते हैं, जल्दी ही वो घर पे आए। उन्होंने पूछा अपने घर में कि जो विकास है वो कहाँ पे है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आया है। तो उन्होंने जब पूछा इसके बारे में तो उन्हें पता चलता है कि विकास उपहार सिनेमा गया है बॉर्डर फिल्म देखने के लिए। मोहनलाल जी इसके बाद सीधा सफदरजंग हॉस्पिटल जाते हैं। वो विकास की तलाश में सफदरजंग हॉस्पिटल गए। उसके बाद जो उन्होंने बताया वो उनके शब्द हैं कि बरामदे में बॉडीज़ जो हैं वो बस टिकी हुई थी और उनमें से एक बॉडी विकास की भी थी। सेम इसी दिन मोहनलाल जी का जन्मदिन भी था, 50 साल के हुए थे मोहनलाल जी, और उन्होंने इस दिन के बाद कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया है। उपहार सिनेमा में जिन लोगों की जान गई उनमें से जो 2 बच्चे जिनकी हमने बात की थी, उन्नति और उज्ज्वल, नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति के ये 2 बच्चे भी शामिल थे। 17 साल की उन्नति, 14 साल का उज्ज्वल। ये दोनों ही मूवी देखने के लिए उस शाम को गए हुए थे और यहाँ पे बॉडीज़ जो हैं वो सफदरजंग हॉस्पिटल के ओपीडी ब्लॉक से यहाँ पे मिली थी। तो ये ऐसे करीबन 28 परिवार थे जिन्होंने अपने करीबियों को, अपने बच्चों को, बेटों को, माँ-बाप, भाई-बहन, इन लोगों को उस ट्रेजेडी में खो दिया था। उपहार सिनेमा हादसे ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, लेकिन इसके बाद में अब उपहार सिनेमा का जो मैनेजमेंट था, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, जो ओनर्स थे, उनकी गलतियाँ, उनकी जो मिस्टेक्स थी, वो सामने आने लगी। लोगों के सामने अब ये चीज़ें साफ़ हो गई थी कि उपहार सिनेमा के ऊपर उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका था, एनओसी मिल चुकी थी, तब भी जबकि वो वॉयलेट कर रहा था जो सेवरल सेफ्टी जो रेगुलेशंस हैं, उनको उन्होंने वॉयलेट करके रखा हुआ था। उनके पास उस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स नहीं थे। उन्होंने सही चीज़ें वहाँ पे मुहैया नहीं कराई हुई थी अपने सिनेमा घर में, फिर भी उन्हें यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ के द्वारा दिल्ली में मिल चुका था। तो इस बात की जब जानकारी सामने आती है, इसके बाद में सामने आता है कि जो सेफ्टी मेजर्स थे, जो कि इस ट्रेजिक इंसिडेंट के लिए ज़िम्मेदार बने हैं, तो यहाँ पे इन सब बातों को सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, सड़क पर उतर आए लोग, आंदोलन चालू हो गए। और इसके बाद लोगों का ये कहना था कि प्रोटेस्ट उनका जो था वो ओनर्स जो हैं सिनेमा के, उनके खिलाफ ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के लिए लोग उतर चुके थे, साथ ही साथ में जो दिल्ली की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनका जो करप्शन एक सामने आया था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया। इसके बाद में कई और ऐसी चीज़ें सामने आईं जब दिल्ली अथॉरिटीज़ जो हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, उनका नाम सामने आया। तो इन सब के खिलाफ के जो सेफली इंस्पेक्शन करना था जिन अथॉरिटीज़ को, वो उन्होंने यहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं किया, उसके बाद अपनी रिपोर्ट सही से सामने पेश नहीं की। इन सब के ऊपर भी लोगों का गुस्सा अब सामने आ चुका था। जो जनरेटर था जिसमें आग लगी थी, बताया जाता है कि उसके सेफ्टी फीचर्स जो थे, वो यहाँ पे उनको चेक नहीं किया गया था। साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात कि वो जनरेटर जो वो ट्रांसफार्मर था, उसको रखा गया था यहाँ पे उस पार्किंग लॉट में, जिसको बनाया गया था सिर्फ कार्स को पार्क करने के लिए, तो उसको भी वहाँ पे रखा गया था। इसकी वजह से हुआ क्या कि जब ये आग लगी, वो जो तेल था जो फैला ऑयल सोक पिट ना होने के कारण, इसने जाके जो कार के अंदर हाईली इन्फ्लेमेबल गैसोलीन होती है, उसको कैच किया। उसके साथ में बड़ा सा विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग और तेज़ हो गई और फिर उस आग को काबू कर पाना मुश्किल हो गया। साथ ही साथ में जनरेटर जो था, जो ट्रांसफार्मर था, उसको मेंटेन करने के लिए जो पीरियडिक हर कुछ समय पे उसको मेंटेन करना था, उसका जो पीरियडिकल बेसिस होना चाहिए था एज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ, वो भी यहाँ पे नहीं किया गया था।
इन सारी चीज़ों को देखते हुए नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति, जो कि उन्नति और उज्जवल के माता पिता थे, उन लोगों ने इसको लीगल बैटल को शुरू करना चाहा। उन्होंने उसको चाहा कि अब यहाँ पे हम इसका इंसाफ हमें चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए अपने बच्चों के लिए, और हम इन लोगों को जो इसके लिए लायबल हैं उनको सज़ा यहाँ पे दिलवाएंगे। नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति पहुँचते हैं सबसे पहले एक सीनियर एडवोकेट केटीएस तुलसी जी के पास। केटीएस तुलसी जी के पास गए, उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि आपको एक कलेक्टिव लीगल बैटल इसके लिए लड़नी चाहिए, जिसमें आप बाकी भी जो और लोग हैं जिनके परिवार के लोगों की सदस्यों की जान इस ट्रेजेडी में, इस हादसे में यहाँ पे गई है, तो इसके लिए आप यहाँ पे एक एसोसिएशन को फॉर्म करिए और एक कलेक्टिव लीगल बैटल आपको यहाँ पे लड़नी पड़ेगी। इसके बाद नीलम और शेखर जो थे वो दोनों बाकी परिवारों से भी मिलते हैं, बाकी और परिवारों के पास जाते हैं, और करीब 17 दिनों के बाद में इस हादसे के, जो कि 30 जून 1997 का दिन था, 30 जून 1997 को एक एसोसिएशन बना दिया जाता है जिसका नाम था एसोसिएशन फॉर विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी, AVUT। AVUT को यहाँ पे फॉर्म कर दिया जाता है। शुरुआत में सिर्फ 9 फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व थी। उसके बाद में आज की डेट में अगर देखा जाए तो 28 फैमिलीज़ का, 28 परिवारों का एक बहुत ही पावरफुल रजिस्टर्ड सोसाइटी ये बन चुकी है। अब यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इसको जुलाई 24 को शुरू किया 1997। विक्टिम के जो परिवार थे, जो लोग थे, जो डिजीज जो लोग थे जिनकी इसमें जान गई थी, उनके जो परिवार थे, उन लोगों ने थिएटर के जो मालिक थे उनके ऊपर आरोप लगाने शुरू किए। बताया कि वो लोग इसके जिम्मेदार हैं। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे इसके बाद अरेस्ट किया जाता है सिनेमा के जो ओनर थे उपार सिनेमा के, सुशील और गोपाल अंसल को। मुंबई से इन्हें अरेस्ट किया जाता है जुलाई 1997 में, अगले ही महीने। अरेस्ट करने के बाद में 24 जुलाई 1997 का दिन था जब दिल्ली पुलिस से ये जो इंक्वायरी थी, पूरी इन्वेस्टिगेशन थी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है CBI के पास। अब ये मामला CBI के पास पहुंच चुका था। 4 महीने के बाद ही बताते हैं कि 15 नवंबर 1997 का दिन था जब CBI ने 4 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी जो चार्जशीट थी वो पेश की। उस चार्जशीट में 16 नाम थे और उन 16 नामों में थिएटर के जो मालिक थे सिनेमा के, उपार सिनेमा के, सुशील और गोपाल अंसर, उनके भी नाम शामिल थे। लेकिन ये केस जो था वो अभी बहुत लंबा चलने वाला था, क्योंकि कोर्ट में जो गवाहों का पहुंचना शुरू हुआ, गवाहों की जो गवाही वो शुरू हुई, तो अभी एक नया दौर शुरू हो चुका था जब ये केस सालों साल लीगल बैटल जो थी वो इसका इंतज़ार कर रही थी। तो 10 मार्च 1999 का वो दिन था जब सेशन कोर्ट के जज LD मलिक ने ट्रायल को शुरू किया। ट्रायल शुरू हो चुकी थी, लेकिन कैसे 3 साल निकल जाते हैं किसी को पता नहीं चला। सिर्फ उन लोगों को पता चला जो इसके लिए अपने बच्चों को, अपने बेटों को खो चुके थे, अपने करीबियों को खो चुके थे। सिर्फ वो लोग समझ सकते थे कि कैसे उनका एक एक दिन निकला है। 3 साल यहाँ पे कार्रवाई में एक बार शुरुआत से ही निकल जाते हैं। 3 साल निकलने के बाद 31 जुलाई 2000 आता है। बीच में कई बार सुनवाई चलती रही, इस बीच में जो ट्रायल्स थी वो चलती रही। 31 जुलाई 2000 का दिन था जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया, ये ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा कि अब आप ये जो चार्जेस हैं इनको आरोपियों के ऊपर फ्रेम करिए। चार्जेस आपको अक्टूबर तक फ्रेम करने होंगे, क्योंकि पेटिशन डाली गई है AVUT के द्वारा, जो संगठन बनाया गया था उन विक्टिम्स के घर वालों के द्वारा, जिनके लोग यहाँ पे इस हादसे में जिन्होंने जान गंवाई थी। अब क्या होता है कि 27 फरवरी 2001 को ये जो कोर्ट थी उसने अपने चार्जेस को फ्रेम किया। जो आरोपी थे उनके खिलाफ कई अलग अलग सेक्शंस में चार्जेस थे IPC के, जिसमें सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज था, 304A यहाँ पे कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंट एक्ट, तो ये इसका चार्ज था, और 337 IPC का हर्ट, उसका चार्ज यहाँ पे लगाए हुए थे। ऐसे कई सारे और भी चार्जेस थे। इसके बाद अब अंसल ब्रदर्स की तरफ से भी, जो अंसल भाई थे, जो ओनर्स थे उपहार सिनेमा के, उनकी तरफ से कोर्ट में याचिका डाली गई। उन्होंने एक याचिका कोर्ट में डाली कि उपहार सिनेमा जो है वो उनको वापस दे दिया जाए, उसको एक बार फिर से उसको फंक्शन करने के लिए, रन उसको करने के लिए, चलाने के लिए। लेकिन केस यहाँ से चलता रहा। अभी इस पे कोर्ट ने अपना कोई जजमेंट सामने नहीं दिया था। केस चलता रहा और 3 साल बीत जाते हैं, और 3 साल बीते, लेकिन इस बीच में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। ये बात सामने आई कि सबूतों को टेम्पर किया गया है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। अब ये कैसे हुआ था, आप ये सुनिए। तो अब इस केस में टेम्परिंग ऑफ एविडेंस कैसे हुआ था कि उपहार सिनेमा फायर केस के अंदर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये सबसे पहली बार इसको डिटेक्ट किया गया, इसको पकड़ा गया था 20 जुलाई 2002 को। ये यहाँ पे सामने आता है जब इसको तहकीकात की जाती है, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई गई, और ये किसके ऊपर बैठाई गई थी, कोर्ट के ही एक जो स्टाफ मेंबर थे उनके ऊपर। कोर्ट के एक स्टाफ मेंबर थे दिनेश चंद्र शर्मा,
इनके ऊपर ये इंक्वायरी बिठाई जाती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। इसके बाद में जब ये सामने आता है कि ये उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है अपने जॉब से। इसके बाद डॉक्यूमेंट जो थे वो सामने आते हैं कि किनको टेम्पर किया गया है, किनके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इसमें सामने थे जो डॉक्यूमेंट जिनको छेड़छाड़ की गई, वो थे पुलिस का मेमो, जो कि रिकवरी जिसमें डिटेल्स थी रिकवरीज की, जो कि उपहार सिनेमा का जो फायर इंसिडेंट हुआ था उसी दिन पर जो रिकवरी वहाँ से हुई थी उनका पूरा मेमो था, उनके बारे में जानकारी उसमें थी। उसके बाद उसको यहाँ पे छेड़छाड़ उससे की गई थी। साथ ही साथ में दूसरा डॉक्यूमेंट जिसके साथ छेड़छाड़ की गई थी वो था दिल्ली फायर, जो दिल्ली की फायर सर्विसेज के रिकॉर्ड्स थे उनके साथ में। उसमें ये छेड़छाड़ की गई थी कि जो ट्रांसफार्मर को रिपेयर किया गया है उसके बारे में इसमें कुछ ना कुछ उसमें गलत कर दिया गया था, उसको छेड़ दिया गया था वहाँ पे उस एंट्री को। साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं उपहार सिनेमा के, उनके मिनट टू मिनट जो डिटेल्स थी मीटिंग्स की उसके डॉक्यूमेंट्स थे। और इसी के साथ 4 चेक्स भी थे, 4 ऐसे चेक भी थे जिनको यहाँ पे उन एविडेंसेस को टेम्पर किया गया था। अब एविडेंस टेम्परिंग का केस भी यहाँ पे चलना शुरू हो चुका था। 27 जनवरी 2003 का दिन था जब अंसल बंधुओं ने, अंसल भाइयों ने अदालत से जो उनने याचिका दी हुई थी, जो अपनी डाली हुई थी याचिका कि उन्हें एक बार उपहार सिनेमा फिर से दे दिया जाए और वो उसको फिर से रन करना शुरू कर दें, उस याचिका पर कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और ये कहते हुए खारिज किया कि ये जो है वो केस का अहम सबूत है, ये वो जगह है जहाँ पे ये पूरा इंसिडेंट हुआ है और इस मामले के निपटारे तक, इस मामले के सॉल्व होने तक, जजमेंट तक आपको ये नहीं सौंपा जाएगा। 3 महीने यहाँ से निकल जाते हैं। 3 महीने बाद बताया जाता है कि अप्रैल 2003 में हाई कोर्ट ने 18 करोड़ रुपए का मुआवजा पीड़ितों के परिवार वालों को दिए जाने का आदेश दे दिया था। सितंबर 2004 आ जाता है। सितंबर 2004 में आरोपियों ने, जो अदालत ने आरोपियों को के बयान जो दर्ज करना उसको शुरू कर दिया। आरोपियों की तरफ से भी जो बयान थे उनको दर्ज किया जाना शुरू किया गया। इसमें 1 साल निकल जाता है। 1 साल निकला। 2005 में जो बचाव पक्ष था उनके गवाहों की गवाही शुरू हुई। किस तरह से एक कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, कैसे इसमें समय लगता है, आप ये देखिए कि 2005 में बचाव पक्ष के जो गवाह थे उनकी गवाही शुरू होती है। 9 महीने इसमें निकल जाते हैं, गवाही चली 9 महीने तक। 2006 आ गया। 2006 में सेशन कोर्ट की जो जज थी ममता सहगल, उन्होंने उपहार सिनेमा का दौरा किया था, निरीक्षण किया था। 2007 आ चुका था और अब तक 10 साल जो थे वो इस केस के निकल चुके थे। 10 साल में कोई इंसाफ उन परिवार वालों को, उन ABUT के सदस्यों को नहीं मिला था। 21 अगस्त 2007 का वो दिन था जब उपहार पीड़ित जो संगठन था उन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली और उन्होंने कहा कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, उसकी मांग की उन्होंने। और इसके बाद फाइनली यहाँ पे ये हुआ कि 20 नवंबर 2007 का वो दिन था जब अदालत ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल को और साथ में 12 आरोपियों को यहाँ पे दोषी करार दिया। इनको दोषी करार दिया जाता है, सभी को 2-2 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई और एक लैंडमार्क जजमेंट जो दिया गया था उसमें इन लोगों को, जो अंसल थिएटर एंड क्लब होटल लिमिटेड ग्रुप है उसको, दिल्ली विद्युत बोर्ड को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD को और दिल्ली पुलिस को यहाँ पे 18 लाख रुपए ईच कंपनसेशन पे करने के लिए बोला गया था। जो अडल्ट विक्टिम है उनको, जो अडल्ट विक्टिम थे जो इस हादसे में जिनकी जान गई थी, उनके परिवार वालों को 18 लाख रुपए ईच उन्हें दिया जाए। 15 लाख रुपए उन लोगों को दिया जाए, उन फैमिलीज़ को जिनके घर के बच्चों की इसमें जान गई है, और 1-1 लाख रुपए उन्हें दिया जाए जो कि 103 लोग इसमें इंजर्ड थे, जो कि 103 लोग इसमें जिनको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ था, उनको घायल जो हुए थे। लेकिन इस समय तक ये लग रहा था कि लोगों को कि अब ये इंसाफ हमें मिल चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अभी ये लड़ाई और ज़्यादा लंबी चलने वाली थी, अभी और भी बहुत कुछ इसमें होने वाला था। अब लगा इस तरह का था कि इंसाफ मिल चुका है, लेकिन हुआ क्या कि अंसल बंधुओं ने, अंसल ब्रदर्स ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट में इस जो सेशन कोर्ट का जो आया था डिसीजन, उसके खिलाफ अपील यहाँ पे कर दी जाती है। 2 महीने बाद ही क्या हुआ कि जनवरी 2008 में हाई कोर्ट ने अंसल बंधुओं और बाकी 2 आरोपियों को यहाँ पे ज़मानत दे दी। उनको ज़मानत दे दी जाती है। ABUT को जब ये पता चला, उस संगठन को, विक्टिम्स के परिवार के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। सितंबर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं की ज़मानत को रद्द कर दिया। लेकिन इधर हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने अंसल जो ब्रदर्स थे उनकी सज़ा को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया और 6 और जो आरोपी थे उनकी सज़ा को बरकरार रखा। जब ये चीज़ एक बार सामने आती है फिर से, तो अब ये साल 2009 आ चुका था, जनवरी का महीना था। उपहार कांड जो पीड़ित थे उनका जो संगठन था ABUT, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। वो लगातार अपनी लीगल बैटल लड़ रहे थे और उसमें हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से उसको चुनौती देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अंसल ब्रदर्स को नोटिस जारी किया यहाँ पे
31 जनवरी 2009 सीबीआई ने भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सज़ा को बढ़ाए जाने की मांग की। सीबीआई भी सामने आके खड़ी हो गई थी साथ में, लेकिन केस ये लगातार चलता रहा। केस चलता है, 5 साल और निकल जाते हैं और फिर आया 19 अगस्त 2014। 19 अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को 30-30 लाख रुपए जुर्माना लगाकर उन्हें रिहा कर दिया। उन्हें रिहा यहाँ पे कर दिया जाता है और ये बताया गया था कि कुछ और जो अमाउंट था उसको यहाँ पे एज अ डिमांड ड्राफ्ट लिया गया था, जिसको जो देना था चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट को, और इसको दिया गया था एक न्यू ट्रॉमा सेंटर सेटअप करने के लिए कि आप यहाँ पे एक न्यू ट्रॉमा सेंटर को भी सेटअप करिए, जिसका जो आज की डेट में आप उसको जानते हैं एम्स जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के नाम से। तो ये सब चीज़ यहाँ पे 2014 तक एक तरह से एक केस को पूरी तरह से बंद कर ही दिया गया था, लेकिन फाइनली समय समय पर इसमें सुनवाइयाँ होती रहीं, ये ट्रायल और लंबा चलता रहा, एबीयूटी ने हार नहीं मानी और फाइनली 24 सालों के बाद, 24 सालों की लीगल बैटल के बाद हुआ ये कि 8 नवंबर 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट ने अंसल बंधुओं को और उनके साथ में 2 और जो बाकी अन्य दोषी थे उनको सज़ा सुनाई और सज़ा देते हुए 7-7 साल की यहाँ पे सज़ा सुनाई गई इन लोगों को। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने 2.25 करोड़ का फाइन ईच ऑफ देम, मतलब दोनों अंसल भाइयों पर 2.25 करोड़ का जो फाइन था उसको यहाँ पे इम्पोज किया। वो फाइन उनके ऊपर किया जाता है और कोर्ट ने साथ में इन लोगों को 7-7 साल की सज़ा उन लोगों को भी सुनाई जो कि इसमें और लोग शामिल थे, जिनमें कोर्ट का जो स्टाफ था, फॉर्मर कोर्ट स्टाफ दिनेश चंद शर्मा, वो भी शामिल था। उनके अलावा 2 और लोग शामिल थे। साथ में इनके ऊपर भी फाइन लगाया गया 3-3 लाख रुपए का। लेकिन अब अगले ही साल 19 जुलाई 2022 का वो दिन था जब पटियाला हाउस कोर्ट ने एक ऑर्डर अपना पास किया। उन्होंने ऑर्डर पास करते हुए उसमें एक स्टेटमेंट जो दिया था, उन्होंने ये कहा कि इस सज़ा को रिड्यूस कर दिया जाता है, इस सज़ा को इनकी ख़त्म कर दिया जाता है, 7 ईयर्स की जो इनकी सज़ा है उसको, और इसको रिप्लेस कर दिया जाता है उस सज़ा से जो कि ये अभी तक भुगत चुके हैं, जो अभी तक ये सज़ा निकाल चुके हैं। इस समय तक अंसल बंधु जो थे वो काफ़ी समय तक की सज़ा काट चुके थे अपनी, तो इसकी वजह से पटियाला हाउस कोर्ट ने यहाँ पे सामने आके ये जजमेंट अपना सामने फाइनली रखा। जज जो थे उन्होंने ये कहा एबीयूटी से, जो ये संगठन जो पिछले 24 सालों से लड़ाई लड़ रहा था इस केस में, उन्होंने कहा जज साहब ने कि हम आपके साथ में आपकी जो भावनाएं उससे एक तरह से नाता रखते हैं और आपकी भावनाएं समझते हैं। कई सारी इस इंसिडेंट में जानें गई हैं, कई सारी ज़िंदगियां ख़त्म हुई हैं और उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, तो उसको कंपनसेट या नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको ये समझना होगा कि दंड नीति जो होती है वो प्रतिशोध के बारे में नहीं होती है। मतलब वो कोई बदला लेने के लिए या वो इस तरह से रिवेंज के लिए नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि अंसल्स जो हैं, जो अंसल बंधु हैं, उनकी भी एज को यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। आपने सफ़र किया है तो उन लोगों ने भी इस पूरे केस में इन 24 सालों में सफ़र किया है और इसकी वजह से इस केस को यहाँ पे ये जजमेंट जो था, जो स्टेटमेंट था पटियाला हाउस कोर्ट का 19 जुलाई 2022 को, ये यहाँ पे सुना दिया जाता है। तो सज़ा यहाँ पे ख़त्म कर दी जाती है। 24 साल करीबन ये जो कानूनी लड़ाई चली, एबीयूटी की जो शुरुआत की थी जिन्होंने नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति, उन्नति और उज्जवल के जो माता पिता थे, उनका ये कहना था कि हमने अपनी ज़िंदगी का इस धरती पर उतना समय अपने बच्चों के साथ में नहीं बिताया जितना कि उनका जो कत्ल एक तरह से किया गया, उनका मर्डर जो किया गया, उसकी लड़ाई के लिए, उनके लिए जस्टिस के लिए हमने जो समय निकाल दिया है, ये हमारे लिए एक तरह से डेथ सेंटेंस है जो हमारे इस धरती पर चल रहा है। इस तरह की चीज़ें सामने आई। कोर्ट को भी कई सारी खामियां यहाँ पे मिली थी। जो कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की थी उसमें भी उन्हें उपहार सिनेमा में फायर इक्विपमेंट्स की जो सेफ्टी मेजर्स थे उसकी कमी यहाँ पे सामने मिली। उनको ये भी दिखा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ पे नहीं थे, पानी का सही वहाँ पे सोर्स नहीं था कि जहाँ से आग को बुझाने के लिए, काबू करने के लिए रखा जाए। साथ ही साथ में सिनेमा का जो मैनेजमेंट था उपहार सिनेमा का, उनको भी कोई सेफ्टी ड्रिल्स नहीं दिए गए थे कभी भी। उनके साथ भी ये नहीं था कि उस मैनेजमेंट को ये सिखाया गया हो कि कभी ऐसी कोई कंडीशन आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है इमरजेंसी की, तो आप इसको हैंडल कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पे सामने आया और कोर्ट ने ये भी कहा, कोर्ट ने आगे जाके ये भी स्टेटमेंट जारी किया कि भाई भारत के अंदर जितने भी इस तरह के जो सिनेमा घर हैं या जो भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उपहार सिनेमा का ये जो ट्रेजेडी फायर केस था जो 1997 में हुआ था, उस मूवी के दौरान, जो मूवी भारत पाक की वॉर के ऊपर थी, बॉर्डर, उस इंसिडेंट के बाद में
किस तरह से जो नेग्लिजेंस होता है पब्लिक प्लेसेस में सेफ्टी मेजर्स का ना होने का, सेफ्टी जो डिवाइसेस हैं वो ना होने का, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कैसे वो घातक हो सकता है, कितना बड़ी तबाही ला सकता है, ये यहाँ पे उपार सिनेमा के उस ट्रेजेडी केस ने यहाँ पे बता दिया था। और साथ में इसके बाद कई सारी जगह पर इसको ध्यान दिया गया, गवर्नमेंट ने भी इस पर एक तरह से प्रेशर किया, लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, उन ओनर्स को जो लोग इस तरह के पब्लिक प्लेसेस चलाते हैं, उनको भी यहाँ पे प्रेशर किया गया कि आपको प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और ऐसे कई सारे लॉ और रेगुलेशंस भी बाद में निकाले गए। तो ये था आज का हमारा एपिसोड उपहार सिनेमा ट्रेजेडी के ऊपर, फायर ट्रेजेडी, जो कि भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट फायर ट्रेजेडी जिसको गिना जाता है। एक मूवी भी उसके ऊपर बनी है, आपको मूवी भी देखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये था आज का केस। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। कई दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आए थे। ऐसे और भी टॉपिक्स आपके लेकर आते रहेंगे, रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स होते हैं सारे, वो आपके लिए हम कड़ी रिसर्च के बाद निकाल के उन चीज़ों को सामने लाते हैं। आपको यहाँ पे अपने जो कमेंट्स है वो देने हैं, बताने हैं कि किस तरह का आपको एपिसोड लगा, आगे आपको कौन कौन से और एपिसोड्स पे वीडियो चाहिए। बाकी आपको एक और काम ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे जाके अपने सारे कोर्सेज़ की डिटेल्स को देखना है। लिंक आपको अवेलेबल है, वहाँ पे जाके देखिए अपने कोर्सेज़। वहाँ पे आपको क्या करना है, उन अफोर्डेबल रेट्स पर बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए VJ लाइव कोड लगाना है। उस कोड को लगाते ही आपको यहाँ पे बड़ा डिस्काउंट मिलता है, अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।